दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट से संबंधित डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डीएसएसबी, एचएसएससी, सीईटी 2024, एसएससी जीडी और अदर एग्जाम जो होते हैं उनमें करंट अफेयर जो आती है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन हम डीपली डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हम सोने नहीं देते। दोस्तों, अगर आपने माँ बाप का लक्ष्य पूरा करना है तो आपने जो उनके लिए सपने देखे हैं उनके लिए लगातार आपको मेहनत करनी होगी। और सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, और उसको पूरा करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है उत्तर प्रदेश में। इसके साथ अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबलपुर उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी। इस मंदिर का निर्माण श्री कलिक धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्ण हैं। भगवान कलिक को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। श्री कलिक धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें जिसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो ये रखी गई उत्तर प्रदेश के संबलपुर में। इसके साथ अगर बात की जाए, अभी तक 42 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें जनवरी 2023 तक 42 विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए, जिसमें अंतिम जो विरासत स्थल घोषित किया गया वो कच्छ का रण घोषित किया गया, जो धोलावीरा में स्थित है गुजरात के अंदर। जनवरी 2020 में ये शामिल किया गया था, और यह एक हड़प्पाकालीन नगर भी था। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो अंकोरावाट में है, कंबोडिया के अंदर है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो 162.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और ये कंबोडिया के अंकोर में है, और जिसका पुराना नाम है यशोधपुर था, जिसका पुराना नाम था यशोधपुर था। इसके साथ अगर बात की जाए, इसका निर्माण किया सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने, जो 1112 से 1153 ईस्वी में किया गया। और यह एक हिंदू मंदिर है, और यह मिकांग नदी के किनारे स्थित है। कई बार पूछा जाता है कंबोडिया का शोक किस नदी को कहा जाता है? मिकांग नदी को कहा जाता है। और ये सैकड़ों आप कह सकते हैं वर्ग मील में फैला हुआ है। इसके साथ अगर बात की जाए, कुछ ऐतिहासिक दिवस हैं जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जबकि एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है 12 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस। 17 फरवरी को विश्व पर्यटक लचीलापन दिवस। इसके साथ अगर बात की जाए, दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमन टीटी सिंधु गणपति को नियुक्त किया गया है। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमन टीटी सिंधु गणपति को नियुक्त किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड में रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया गया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तलियानी को MD और CEO नियुक्त किया गया है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ की है? तो वो की है इंग्लैंड के खिलाफ। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय टीम ने राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में
इंग्लैंड पर 434 रन की शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रचा। टेस्ट फॉर्मेट में यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है और इससे पहले 2021 में वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को भारत ने 372 रन से हराया था और यह इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट मैनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी हार भी है। अगर यहां पर बात की जाए जो गुजरात के राजकोट में जो खेल स्टेडियम है उसका नाम है सौराष्ट्र खेल स्टेडियम। उसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया? निरंजन शाह के नाम पे रखा गया और उसी पर यह आप कह सकते हैं मैच खेला गया था जिसमें इंडिया ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है इंग्लैंड के खिलाफ 434 रन की। इसके साथ अगर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग में ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में इतिहाद एवरेज के साथ समझौता किया है। दिसंबर माह में आईसीआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट केमिस और दीप्ति शर्मा को बनाया गया। यानी दिसंबर महीने में दिसंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑस्ट्रेलिया के पैट केमिस को और भारत की महिला खिलाड़ी जो है दीप्ति शर्मा उसको प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को घोषित किया गया और वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भी कौन बने? विराट कोहली बने। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टोर्क को कलकत्ता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टोर्क को कलकत्ता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। इसके साथ अगर बात की जाए रविचंद्रन अश्विन 16 फरवरी 2024 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में अपना 500वां विकेट लिया। यानी ये भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं और पहले खिलाड़ी का नाम है अनिल कुंबले। इसके साथ अगर बात की जाए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की अगर बात की जाए तो 2023 विश्व कप जिसमें आधिकारिक तौर पर 2023 में आयोजित किया गया था और यह 5 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर तक चला और यह विश्व क्रिकेट का 13वां संस्करण था और इस विश्व कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता और उप विजेता इसमें भारत रहा। सबसे ज्यादा रन इसके अंदर आप कह सकते हैं विराट कोहली ने बनाए थे। इसके साथ अगर बात की जाए 2024 के T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो ये रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। आईपीएल के अंदर आप कह सकते हैं जो विश्व कप होगा उसमें कप्तान जो नियुक्त किए गए हैं रोहित शर्मा नियुक्त किए गए हैं। और साथ साथ में अगर बात की जाए रोहित शर्मा जो है T20 मैच खेलने वाले सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बने और सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भी रोहित शर्मा ही खिलाड़ी बने हैं भारत की तरफ से। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी जो खिलाड़ी आप कह सकते हैं उन्होंने संन्यास ले लिया। तो मैरी कॉम मुक्केबाजी इतिहास में 6 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा करने वाली पहली मुक्केबाज बनी। यानी 6 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा करने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन बनी? मैरी कॉम, जिन्होंने हाल ही में आप कह सकते हैं संन्यास ले लिया। 5 बार की एशियाई चैंपियन, 2014 की एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज। यानी 2014 में जो एशियाई खेलों में हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली मुक्केबाज भी कौन थी? मैरी कॉम ही थी। इसके साथ अगर बात की जाए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता भारत ने। इसके साथ अगर बात की जाए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। यह पहला मौका है जब भारत ने महिला इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले पुरुष टीम ने साल 2016-2020 के संस्करण में कैसे पदक जीते थे? पीवी सिंधु, ट्रिशा जाली, गायत्री गोपीचंद और खरब ने अपने अपने मैच जीतकर भारत को यह बढ़त दिलाई थी। इसके साथ अगर बात की जाए प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कर्नाटक के अंदर और इन्होंने अपने जो प्राण त्यागे हैं वो सुलेखना विधि के माध्यम से त्यागे हैं क्योंकि ये जैन धर्म के आप कह सकते हैं अच्छे प्रशंसक थे। इसके साथ अगर बात की जाए प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का छत्तीसगढ़ के डोंगरपुर में चंद्रगिरी तीर्थ पर निधन हो गया। आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। जैन संत विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदगला गांव में 10 अक्टूबर 1946 को हुआ। और ऐसे भी कौन से शासक हुए हैं मौर्य वंश के जिन्होंने सुलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण त्यागे थे? उनका नाम था
चंद्रगुप्त मौर्य। इसी प्रकार संत आचार्य विद्यासागर ने भी सुलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग दिया, जिसमें आप कह सकते हैं बिना अन्न और बिना पानी भी आप कह सकते हैं उपवास रखना होता है और उसके माध्यम से वो फिर अपना प्राण त्याग देते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत पासपोर्ट में 80वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत और श्रीलंका पर्यटक स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा। यानी कैंसर में जो मौतें हो रही हैं सबसे ज़्यादा वो एशिया में, भारत में दूसरे स्थान पर हो रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक जो देश बना है इस्पात के मामले में, कौन सा देश बना है? भारत श्रीलंका के पर्यटक स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट जो है 80वें स्थान पे है। और भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। इसके साथ अगर बात करें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नामांकित किया गया, तो ये गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को आप कह सकते संयुक्त रूप से दिया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, ज्ञानपीठ चयन समिति ने प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुलजार का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। उन्हें इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से माना जाता है। गुलजार ने हिंदी सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वही राम भद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आप कह सकते हैं 1961 में हुई। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? जो संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं उनमें ये दिया जाता है। अगर बात की जाए 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया? दामोदर मौजा को दिया गया। और 2008 में रविंदर केलेकर के बाद मौजा यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे गोवावासी बने। यानी गोवा के ये रहने वाले हैं दामोदर मौजा, और दूसरे आप कह सकते हैं पहले जो थे जिन्होंने आप कह सकते हैं ये पुरस्कार लिया गोवा के, तो उनका नाम था रविंदर कलेकर, जिन्होंने आप कह सकते हैं ये पुरस्कार मिला था। और ये गोवा के लघु कथाकार, उपन्यासकार और आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भाषा में लिखता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाक देवी की आप कह सकते हैं कांस्य प्रतिमा दी जाती है। इसके साथ अगर बात की जाए 1961 में इसकी शुरुआत हुई, 1965 में यह पहला पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अंग्रेजी में दिया गया वो दिया गया 2018 में अमिताभ घोष को। और अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक थे। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट, असमिया कवि नीलमणि फूफन को कोंकणी लेखक दामोदर मौजा को क्रमशः 56वां 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? नीलमणि फूफन को, जो असमिया कवि हैं। और अगर बात की जाए 57वां तो किसको मिला? दामोदर मौजा को, जो गोवा के रहने वाले हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला थी उसका नाम था सुमित्रानंद पंत, 1968 में मिला। और उन्होंने जो कृति लिखी थी उसका नाम था चिदम्बरा, के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। और यह पुरस्कार उनको हिंदी लेखक के लिए रूप में मिला था। यानी हिंदी लेखक के रूप में पहली महिला कौन सी बनी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया? 1968 में उसका नाम था सुमित्रानंद पंत। इसके साथ अगर बात की जाए पहले पुरुष कौन से बने, तो पहले पुरुष की बात की जाए तो 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक शंकर कुरूप को यह प्रदान किया गया था, जिसके बाद यह पुरस्कार हर साल दिया जाता था। अब तक 58 लेखकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। 58 लेखकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। साल 1967, 1973, 1999, 2006, 2009 में यह पुरस्कार दो लोगों को दिया जा चुका है। इसके साथ अगर बात की जाए
पंजाबी के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम है अमृता प्रीतम सिंह। इनकी एक महान कृति लंबी कविताएं सुनहदे के लिए उन्हें 1956 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिससे वह पंजाबी में काम के लिए पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी और एकमात्र महिला बनी। कागज दे कनवास के लिए उन्होंने 1982 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी 1982 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो पंजाबी की एकमात्र आप कह सकते हैं महिला है, जिसका नाम है अमृता प्रीतम। और 1956 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट, इरडा ने नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्तपोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया पंजाब नेशनल बैंक के लिए। भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, ये इसको बोलते हैं इरडा, इंडियन, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर में नवीकरण ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई। अगर पूछा जाए इरडा की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1987 ईस्वी में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की अगर बात की जाए तो 19 मई 1894 ईस्वी में हुई और जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तो उसमें भारत के लाहौर शहर में इसकी स्थापना की गई थी। और इसे पंजाब नेशनल बैंक को ऐसा पहला भारतीय बैंक होने का गौरव प्राप्त हुआ था जो पूर्णतः भारतीय पूंजी से प्रारंभ किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण 13 अन्य बैंकों के साथ जुलाई 1969 में हुआ था। यानी जब आप कह सकते हैं 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसमें पंजाब नेशनल बैंक का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए, जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी जो पहली बैठक हुई वो 23 मई 1894 को हुई। इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए श्री दयाल सिंह मिजथिया, जो लाहौर में आप कह सकते हैं, ये जो आप कह सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक था, तो वहां पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और उन्होंने इस योजना पर आगे काम करने का संकल्प लिया कि भी पंजाब नेशनल बैंक जो है ये लोगों को अच्छी तरह से अपनी सुविधाएं प्रदान करेगा। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष जो है अतुल कुमार गोयल हैं, जो 31 दिसंबर 2024 तक बने रहेंगे। पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सरकारी बैंक है। अतुल कुमार गोयल जनवरी 31 जनवरी 2022 तक पीएनबी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो यह की गई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। इसके साथ अगर बात की जाए, यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, औद्योगिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत 18 व्यवसायों को शामिल किया गया। पीएम विश्वकर्मा को शुरू में वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री जो आप कह सकते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय जो है इसके मंत्री कौन है? तो उसके मंत्री का नाम है श्री नारायण तातुराणे। श्री नारायण तातुराणे जो आप कह सकते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री हैं। श्री राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में उद्योग, बंदरगाह, रोजगार, स्वरोजगार के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। इसके साथ अगर बात करें दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने माता पिता की सेवा करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।